हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ डिड आई क्वालिफाई जीपैट ट्वाइस। सो मैंने जीपैट 2 बार क्वालिफाई किया है, एक बार 2019 में और एक बार 2021 में। 2019 में मैंने क्वालिफाई किया था क्योंकि उसी साल मुझे एम फार्म में एडमिशन लेना था, मेरा बी फार्म खत्म हो रहा था 2019 में। एंड 2021 में मैंने इसलिए क्वालिफाई किया था क्योंकि तब मेरा थोड़ा सा मन बन रहा था पीएचडी करने का। सो आई वाज लाइक अगर आगे आने वाले 1-2 सालों में मेरा पीएचडी का प्लान हुआ तो एटलीस्ट आई बी हैविंग अ वैलिड जीपैट स्कोर कार्ड जिसकी बेसिस पे मुझे पीएचडी में स्कॉलरशिप मिल सकती है। सो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि वाई डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, मैंने जीपैट की प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी, और व्हेन डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, कितने महीने पहले, एंड व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। फिर जनरली जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जैसे कि जीपैट हो गया, गेट हो गया, नेट हो गया, जो स्ट्रैटेजी रहती है वो कहीं ना कहीं कॉमन रहती है, सिमिलर रहती है इन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। सो इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर गेट और नेट तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये लगभग आपकी कॉमन रहेगी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद वाई डिड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट, मतलब मैंने क्यों प्रिपरेशन करी जीपैट की। मैं बी फार्म के बाद डायरेक्टली जॉब भी कर सकती थी, बट मैंने क्यों ऐसे इतनी पढ़ाई करके जीपैट क्वालिफाई किया। सो जब मैं 3rd ईयर में थी तो मेरा इंटरेक्शन बहुत था मेरे सीनियर्स के साथ, एंड मैं उनसे पूछती रहती थी कि यार उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जॉब कैसी चल रही है, उनके क्या क्या सजेशंस हैं मेरे लिए बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि मेरे जो सीनियर्स बी फार्म के बाद जॉब के लिए जा रहे थे, या तो उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी या उनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। लाइक जो मेरे सीनियर्स प्रोडक्शन के लिए जा रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में, उनको 9 to 10,000 की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही थी। एंड जो लोग मार्केटिंग में जा रहे थे उनको सैलरी थोड़ी बहुत ठीक मिल रही थी, बट उनका वर्क कल्चर वगैरह का हाल सुन के आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं मार्केटिंग में नहीं जा सकती। एंड जो लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जॉब के लिए जा रहे थे उन्हें भी करीबन 12-13 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी मिल रही थी। सो कहीं ना कहीं आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द सैलरी, एंड मेरे को ऐसे लगा कि यार मेरे को अपना करियर थोड़े से हायर स्केल पे शुरू करना है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर जीपैट। एंड जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी, इवन बी फार्म पूरा होने तक भी मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि क्या करियर ऑप्शंस होते हैं क्या नहीं होते। मुझे बस इतना पता था कि अगर आप एम फार्म कर लेते हो तो उसके बाद आप R&D में जा सकते हो, एंड वहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। सो मेनली जो मेरा फोकस था वो सब यही था कि बस एक बार कैसे भी करके एम फार्म करनी है, उसके बाद या तो R&D या फिर PhD। When did I start preparing for GPAT? So मेरा जो एग्ज़ाम था GPAT का that was on 28 January 2019, एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अपने 3rd ईयर में, दैट वाज जून 2018। सो मैं ये सोच के चल रही थी कि जो 6 महीने हैं उसमें मेरे को सब पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, सब प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सो जो स्ट्रैटेजी होती है वो लगभग कॉमन रहती है, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो GPAT का एग्ज़ाम हो। एंड मैंने एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ ली थी अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंस से और अपने टीचर्स की बातों से भी कि जो जीपैट का एग्ज़ाम है वो एक MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है। आपको 125 MCQs दिए जाएंगे 3 आवर्स में सॉल्व करने के लिए। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप थ्योरी के साथ साथ MCQ की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपके जीपैट क्वालिफाइंग होने के चांसेस बहुत कम है। बिकॉज 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन के, उन 4 में से आप 2 तो एलिमिनेट कर लोगे अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, बट जो बाकी 2 हैं वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ऑप्शंस कि आप उन 2 में पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, एंड वहाँ पे आपका टाइम जाएगा। एंड MCQ में क्या होता है, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना होता है। सो दिस इज़ द होल ट्रिक। जितना ज़्यादा हो सके MCQ का प्रैक्टिस करो। थ्योरी पढ़ रहे हो, साथ साथ में आधा पौना घंटा निकाल के उसी टॉपिक के MCQs भी सॉल्व करो। ये मेरी स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी। एंड MCQ सॉल्व करने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी। एंड अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपको आगे जाके प्रिपरेशन करनी है तो देन यू कैन कंसीडर टेकिंग अ टेस्ट सीरीज़। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एंड बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में एक्सप्लेनेशन भी होती है आंसर्स की, सो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ मैंने बुक्स भी ली थी जैसे कि जीपैट क्रैकर और इनामदार, तो मुझे उन बुक्स से भी काफ़ी हेल्प मिल गई थी। एंड इनामदार में भी एक्सप्लेनेशन दी होती है, सो अगर कोई क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है तो फिर मैं एक्सप्लेनेशन में जाके देख सकती हूँ कि व्हाट वाज द मिस्टेक, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड द आंसर। सेकेंड थिंग, मैं जितनी भी थ्योरी पढ़ती थी वो मैं किसी नोट्स से स्टडी नहीं करती थी, मैं ज़्यादातर बुक्स से स्टडी करती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें दिखने में बुक्स इतनी मोटी मोटी और बहुत डेंजरस लगती हैं, बट एक बार जब आपको बुक से पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो फिर यू विल गेट यूज टू इट, आपको फिर नोट्स से पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। मैं बुक से पढ़ती थी, जैसे कि मैंने KT त्रिपाठी से पढ़ा है, लियोन लैकमैन से पढ़ा है, जो हमारी जनरल फार्माकोलॉजी की बुक्स होती थी उससे पढ़ा है, मॉरिसन एंड बॉयड से पढ़ा है। जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती थी वो मैंने अपनी खुद की परचेज़ करनी थी, सेकंड हैंड या फर्स्ट हैंड जो भी मेरे को मिली। जहाँ पे मुझे सेकंड हैंड मिली मैंने सेकंड हैंड बुक की परचेज़ करी पैसे बचाने के लिए, एंड आई यूज्ड टू हाईलाइट इन दोज बुक्स।
मैं नोट्स बनाना कम प्रेफर करती थी, लाइक जब ऑप्शन नहीं होता था तब मैं नोट्स बनाती थी। जैसे अगर कोई बुक है वो मैं लाइब्रेरी से लाई हूँ तो फिर मैं उसके लिए नोट्स बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं हाईलाइट नहीं कर सकती। बट जो मेरी खुद की बुक्स होती थी उसमें आई यूज टू मेक यूज ऑफ डिफरेंट हाईलाइटर्स। आई यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट, एंड जब भी मुझे रिविजन करना होता था तो फिर मैं फटाफट से अपनी बुक के पेजेस खोलती, जो हाईलाइटेड पोर्शन होता था उसको पढ़ लेती थी, एंड मेरा रिविजन बहुत ईजिली हो जाता था बहुत कम टाइम में। मैंने कॉलेज जाना उन दिनों कम कर दिया था, मेरी अटेंडेंस भी शॉर्ट हो गई थी एंड काफ़ी टीचर्स से सुनने को भी मिली थी। बट मेरा फोकस जो था वो प्योरली जीपैट पे था उस टाइम पे। दैट्स वाई मैंने जितने भी मेरे टीचर्स बोलते थे अटेंडेंस के लिए, मैंने उनकी बातें सुन ली, मैंने उनको माइंड नहीं किया। एंड जब मैं कॉलेज नहीं जाती थी आई वुड मेक श्योर कि मैं कम से कम 6 से 8 घंटे एक दिन में पढ़ रही हूँ। एंड अगर जब जिस दिन मैं कॉलेज जाती थी आई यूज़ टू मेक श्योर कि अगर मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ या फिर घर आके मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं पढ़ाई नहीं करती थी। बिकॉज अगर आप 10 दिन तक लगातार पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद अगर आप 3 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपके रूटीन से स्किप हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो एक रूल बना लो कि रोज़ पढ़ना है। जिस दिन टाइम नहीं भी मिल रहा है, बहुत कम टाइम में मिल रहा है, उस दिन भी आधे या 1 घंटे के लिए ज़रूर किताब उठानी है, एटलीस्ट कुछ भी पढ़ना है। एंड एक और चीज़ जो मैंने बहुत रिलीजियसली फॉलो करी वो ये कि मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स जो थे 10-15 साल के उन सबको अच्छे से एनालाइज करा, उन्हें अच्छे से स्टडी करा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले जीपैट का सिलेबस पढ़ना है, आपको ये देखना है कि सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद जब आप थ्योरी स्टडी कर रहे हो साथ के साथ आपको क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स पहले ही देख लोगे तो क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के आपको ये दिख जाएगा कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है बट उस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपैट में, आपका वो फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत बार ऐसा होता था कि मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा होता था किसी प्रैक्टिस पेपर में या फिर पुराने ईयर के पेपर में, एंड उस टाइम पे मुझे वो समझ नहीं आया होता था। बट जब मैं उससे रिलेटेड आगे जाके कुछ दिन बाद थ्योरी पढ़ती थी तो वहाँ एकदम से स्ट्राइक कर जाता था कि ये वो वाला जो क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ से इस बुक से पूछा गया, उसका आंसर इधर है। दैट्स वाई पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिगर आउट कर पाओ खुद से। कोई और आपको बताएगा कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे ऐसे है, आपके दिमाग में पूरी बात नहीं बैठेगी। बट जब आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें नोटिस करोगे ना, आपको वो बहुत लंबे टाइम तक दिमाग में रहने वाली हैं। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी मैंने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की, एंड मैंने स्टार्ट करा मेजर सब्जेक्ट से, जैसे कि केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने इन वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ा और इन्हें स्ट्रॉन्ग किया। जब मेरे ये वाले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए उसके बाद फिर मैं माइनर सब्जेक्ट्स पे गई, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इसके बाद मैंने ये जितने भी पोर्शन थे मैंने ये कवर किए। सो जो फर्स्ट फोकस रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि जो आपका मोस्टली वेटेज वाला पार्ट है एग्जाम में, आप पहले उसको कवर करो। एटलीस्ट अगर आपका दिसंबर तक वो कवर हो जाता है तो आपको एक एश्योरेंस रहेगी कि हाँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अब आ चुका है, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँ। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो फिर आप वो टॉपिक स्टडी करो माइनर सब्जेक्ट्स के जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्केड्यूल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर मैंने स्केड्यूल्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। एंड जो मेरे माइनर टॉपिक्स थे माइनर सब्जेक्ट्स के, मैंने उनको ही पढ़ा था। ऐसा नहीं कि मैंने पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री या मैंने पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ ली हो। जो एक कॉमन स्पॉट होता है क्वेश्चंस का, मैंने वही वाले टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े थे, बाकी सब कुछ ऊपर ऊपर से पढ़ा था। एंड जीपैट की जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगी तो आपको दिखेगा कि ऐसा बहुत सारा मटेरियल है जो कि आपको एक्चुअल में क्रैम्प करना होगा, जैसे कि फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन, डिसोल्यूशन अपैरेटस के टाइप के नेम्स। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं अपने खुद के निमोनिक और खुद के तरीके बनाती थी उनको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। तो आप भी ऐसा कोई तरीका कुछ अपना खुद का निमोनिक बना सकते हो, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक लॉन्ग वे ही फॉलो करना है, आप अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ, वो तरीके खुद फॉलो करो, वो चीज़ फॉलो करो जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। एंड मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी थी, सो ये एक पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो। बट मुझे पता था कि मेरे को कोचिंग से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने को मिलेंगे, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। एंड एक चीज़ मैंने फॉलो करी थी जब मेरी कोचिंग चल रही थी कि जैसे स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं, तो ऐसे ही मुझे भी पता होता था कि टीचर आगे जाके कौन सा टॉपिक कवर कराने वाले हैं। तो मैं ये कोशिश करती थी अपनी साइड से कि जो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं एटलीस्ट एक बार मैं वो टॉपिक पहले खुद से पढ़ लूँ। सो जब मैं अपने टीचर को वो टॉपिक समझाते हुए देखती थी तो मुझे फिर अंदर तक वो टॉपिक के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। सो अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप भी ऐसे स्मार्ट वेज का यूज़ कर रहे हो, जिससे कि ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में जाके कोई टॉपिक है वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो,
उसको पहले से पढ़ के जाओ ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस पूछ पाओ अपने टीचर से जब वो कंसेप्ट समझा रहे होंगे। एंड अगर आप जीपैट की या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने उन सीनियर्स से टच में रहो जिनका क्वालिफाई हुआ है। उन सीनियर्स से भी टच में रहो कि जिनके बहुत सारे चांसेस थे क्वालिफाई होने के, बट उनकी किसी मिस्टेक की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वालिफाई नहीं हुआ। बिकॉज आपके लिए ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में, बट क्या नहीं करना चाहिए वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। वन मोर थिंग विच आई डिड वॉज कि मैंने 6 महीने के लिए अपने फ़ोन से फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था। मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती थी जीपैट की प्रिपरेशन करने से पहले, बट हाँ मुझे ये चीज़ देख रही थी कि अगर मैं कंटिन्यू करूँगी ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कंज्यूम करना तो फिर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा मेरी मेंटल हेल्थ को और मुझे पढ़ाई करने में भी बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए फॉर कम्प्लीटली 6 मंथ्स आई वॉज टोटली अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। नवंबर एंड तक मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली कवर कर लिए थे, सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए थे एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस तब मुझे आ गया था कि यार मैं क्वालिफाई तो पक्का कर लूँगी। देन नवंबर के बाद मैंने 15-20 दिन ध्यान दिया माइनर सब्जेक्ट्स पे, माइनर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। एक बार जब वो कवर हो गए तो फिर मैंने थ्योरी को साइड में रख दिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करे। बीच बीच में कभी कभी मैं अपनी बुक्स खोल लेती थी कुछ रिवीजन करने के लिए, अगर किसी कंसेप्ट का एमसीक्यू बार बार रॉन्ग हो रहा है तो फिर उसको रिवाइज करने के लिए। सो इन दिस वे आई गॉट सफिशिएंट टाइम टू चेक माई सेल्फ एंड टाइमर लगा के मैं सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी, जिससे मुझे पता चल जाता था कि यार मेरी स्पीड कैसी है। एंड यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे मैंने पहले ध्यान दिया था वो मुझे एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आई। एक क्विक टिप यहाँ पे देना चाहूँगी कि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दो, अपने दिमाग को रिलैक्स करो, वो चीज़ें करो जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स होता है। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, अपने आप को एकदम फ्री रखो, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दो कि हाँ मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एंड आई नो द करेक्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। मुझे सब याद है, जो मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में है। मेरा एग्जाम जब मैं दे रहा हूँ आई बी वेरी काम, आई बी वेरी पेशेंट। अपने माइंड को जब प्रिपेयर कर लोगे एग्जाम से पहले, जब बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लोगे तो फिर एग्जाम देते टाइम आपका कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहेगा, आपका माइंड भी ज़्यादा ओपन रहेगा एंड अच्छे से क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओगे। इन दिस वे मैंने प्रिपरेशन करी, ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया जीपैट का प्रिपरेशन। एंड 28 जनवरी को मेरा एग्जाम था तो मैंने एग्ज़ाम दिया। आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। मुझे पता था कि रैंक वैंक का तो पता नहीं, बट क्लियर मेरा पक्का हो जाएगा, क्वालिफाई मेरा पक्का हो जाएगा। एंड जनवरी 28 के बाद 1 हफ्ते के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने, थोड़ा चिल करने, माइंड को रिलैक्स करने गोवा घूमने गई। एंड 8 फेब को मैं गोवा से वापस आई थी। आई वॉज ऑन द वे एंड तभी पता चला कि यार जीपैट का रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे सारे दोस्त अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे और मैं भी रिजल्ट चेक करी थी एंड आई वॉज क्वालिफाइड। तो ये था जब मैंने पहली बार जीपैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया 2021 में। उसमें मैंने कुछ खास पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी थी, मैंने कुछ खास रिवीजन भी नहीं किया था। बस ये था कि एम फार्म में मैंने एनालिसिस और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी एंड उसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते थे। तो फिर जब 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा बस ये मकसद था कि मुझे रैंक वैंक कुछ नहीं चाहिए थी, मुझे बस क्वालिफाई करना था ताकि मेरे स्पोर्ट कार्ड की वैलिडिटी अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए और मैं अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहूँ तो मैं ले सकूँ। एंड सेम थिंग हैपेंड, मैंने 2021 में भी क्वालिफाई किया। द मेजर रीज़न कि मैंने तभी भी क्वालिफाई कर लिया वो यही था कि मैंने पहले फर्स्ट टाइम जीपैट दिया था, मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखी थी एंड वो सारे कंसेप्ट्स 2 साल बाद तक भी ज़्यादातर उनमें से मेरे माइंड में थे, कुछ स्किप भी कर रहे थे। बट यस, मेरा 2021 में भी क्वालिफाई हो गया, बट मैंने पीएचडी नहीं करी, मेरा बाद में मूड चेंज हो गया क्योंकि मेरे को अच्छी जॉब नहीं गई। सो दिस वॉज अबाउट माई जीपैट जर्नी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं जो आप पूछना चाहते हो मुझसे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो। एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हैं लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीपैट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप चाहो तो उसको मेरे दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। आई हैव अनदर चैनल ग्रोथ3 ऑनलाइन अकेडमी के नाम से, जिसमें कि मैंने एजुकेशनल वीडियोज़ डाली हुई हैं एंड मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।